आज आपको हिस्ट्री का लेसन 5 का ही बचा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। इस बचे हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन है जंगल एवं जनजाति। 5वें चैप्टर है जो अकबरे ए आईने में आपको जो 5वां चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन है आपका जंगल एवं जनजाति के संबंध में चर्चा करने के लिए कहा गया है। उसमें से तो कहा गया है कि जंगल एवं जनजाति तो मुगल काल में, क्योंकि अकबरे के काल में ये सब हुआ था तो अकबरे के काल में की बात कह रहा है, तो मुगल काल में भारत के एक बड़े भूभाग मुगल काल में भारत के एक बड़े भूभाग पर जंगल था। जिस वक्त अकबर शासन कर रहा था उस वक्त भारत के एक बड़े भूभाग पर जंगल था। इन जंगलों में विभिन्न जनजातियां के कबीले रहते थे। कबीला कहने का मतलब है तो जो जंगल में रहते थे, इधर उधर कुछ भी चीज़ का व्यापारी करते थे, और आदिवासी एक तौर पर समझिए कि इन जंगलों में विभिन्न जनजातियों के कबीले रहते थे। इन जनजातियों की जीवन प्रवृत्ति ग्रामीण एवं शहरी समुदाय से भिन्न थी, क्योंकि जो जंगल में आदिवासी रहते हैं वो ग्रामीण जो जनता रहते हैं और शहरी जनता उससे उसकी रहन सहन में दोनों में भिन्न थी। ऐसा मोटे तौर पर अनुमानित है कि लगभग 40% भूमि वनों से आच्छादित थी। कहा जाता है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस वक्त अकबर शासन कर रहा था उस वक्त ये लगभग भारत की भूमि पर 40% भूमि पर जंगल था। आगे देखते हैं। आगे कहा है कि समसामयिक स्रोतों में, समसामयिक मतलब होता है अभी वर्तमान जो सर्च करता है करंट अफेयर के रूप में, तो उसमें कह रहा है कि समसामयिक स्रोतों में इन जंगल की जनजातियों को जंगली कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जंगल में रहा गया है उस जनजाति को क्या कहा गया? जंगली कहा गया। ये जनजातियाँ पूर्णतः जंगली नहीं थी, परंतु कहने का तात्पर्य है कि ये जनजाति पूर्णतः जंगली नहीं थे। इनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति थी, मतलब एक सारे के संस्कृति से हट करके उसका एक अलग संस्कृति थी। जंगली फल फूल गोंद एवं अन्य उत्पादों सहित आखेट एवं स्थानांतरित खेती एवं इन जनजातियों की आजीविका का प्रमुख साधन था। तो कहने का तात्पर्य है कि ये लोग जो जंगल में रहते थे, फल फूल ये सब साधन था उनको खाने पीने का, और गोद एवं अन्य उत्पादों और कुछ कुछ उत्पाद भी करते थे। स्थानांतरित खेत मतलब जब कभी यहाँ भी खेती कर लेते थे और कभी उस जंगल में जा कर के वहाँ भी खेती कर लेते थे। स्थानांतरित खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ स्थानांतरित खेती है तो उसको हम दूसरे भाषा में झूम की खेती भी कह सकते हैं। इसमें ये आदिवासी एक स्थान पर खेती करते थे, फसल प्राप्त करने के उपरांत दूसरा स्थान खोजते थे। तो कहने का मतलब है कि एक जंगल में जाते थे और वहाँ खेती कर लेते थे, और वहाँ की फसल जब काट लेते थे तो काटने के बाद फिर वो दूसरे जगह पर चले जाते थे, दूसरा स्थान खोज लेते थे और फिर वहाँ पे जा कर के फिर उसी प्रकार खेती करते थे। ये जनजातियाँ घुमंतु जनजातियाँ थी। तो किसका कहने का तात्पर्य है कि ये जनजाति जो थे वो घुमंतु जनजाति में आते हैं। आगे है अर्थात इनका कोई अस्थायी निवास नहीं था। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यहाँ इसका कोई एक अस्थायी जगह घर नहीं था। ये जगह जगह घूम घूम कर के ये बात ये जगह जगह घूम करके खेती करते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम लोगों को ही यहाँ आते हैं, कभी कभी घूम घूम के कभी यहाँ रहते हैं टेंट लगा के रह जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं टेंट लगा के रहते हैं। तो इस प्रकार से जो घुमंतु भोटिया है
तो ये लोग जंगल में रहते थे और सभी जगह जा जा के खेती करते थे और खेती का फसल काट लेते थे और फिर वहाँ से हट करके कहीं दूसरे जगह पर जा कर के फिर से वही काम अर्थात खेती करते थे। इस प्रकार अकबर के शासन काल में ये जंगली लोग रहते थे। ये आज का पहला क्वेश्चन आपको समाप्त होते हैं। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है जमींदार। क्वेश्चन है आपका कि अकबर के शासन काल में जमींदारी कैसे चलती थी, इसका विवेचना करना है। जिसमें से या फिर आप कह सकते हैं कि मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन करें। मुगल काल में जमींदार लोग कैसे रहते थे, ये बात उसका स्थिति के वर्णन करने के बारे में कह रहा है। तो आज का क्वेश्चन है कि मुगल काल में जमींदार की स्थिति का वर्णन करें। इसका आंसर है अबुल फजल के ग्रंथ आईने ए अकबरी से मुगल काल में प्रचलित जमींदारी प्रथा की जानकारी मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि अभी जो किताब है उसमें से ये कहा गया है कि अबुल फजल के जो ग्रंथ लिखा गया है आईने ए अकबरी में, तो उसमें इस ग्रंथ में मुगल काल से प्रचलित जमींदार कैसे खेती करते थे इसकी जानकारी मिलती है। जमींदार प्रायः ऊंची जाति के होते थे। जो जमींदार थे वो सारे कौन जाति के होते थे? सारे ऊंची जाति के होते थे। अबुल फजल बताता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ग्रामीण समाज पर अपनी पकड़ बना रखी थी। कहने का तात्पर्य है कि अकबर के शासन काल में ये जो ऊंची जाति के जो जमींदार थे वो क्या करते थे कि जो कौन जाति के थे, तो ब्राह्मण राजपूत में गठबंधन था और ग्रामीण समाज पर पूरी पकड़ बना करके रखी हुई थी और पूरे जमींदार ये दोनों जाति के लोग बने हुए थे। आगे एक में कह रहा है कि जमींदार प्रायः समृद्ध होते थे। समृद्ध मतलब कहने का मतलब सब कुछ से संपन्न। वो पैसा से, अनाज से, खेती बाड़ी से, खेत से, सब कुछ से संपन्न होते थे ये जमींदार। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। इनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन मलकियत कहलाती थी। इसकी जो विस्तृत जमीन जो होती थी उसका नाम दिया गया था मलकियत कहलाता था। अभी भी आपको मलकियत जो पहले से अंग्रेज़ के ज़माना से जो ज़मींदार लिखाया गया है जमींदारी से, वो उसको खेत के कागज़ में मलकियत लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि जमींदार प्रायः अनुवांशिक होते थे। कहने का मतलब कि जमींदार कौन होते थे? अनुवांशिक मतलब कि उसका बेटा, पहले उसका बाप होता था, इसके बाद उसका बेटा हो गया, उसके बाद उसका बेटा हो गया, उसके बाद उसका बेटा। अर्थात कहने का मतलब है कि जमींदार पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ते जाते थे। इसके अलावा कोई दूसरा जमींदार नहीं होता था। जमींदारी में एक ही जमींदार होता था और उसका बेटा, पोता, फिर परपोता, इस तरह से उसका पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते ही जाता था। जमींदारों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार प्राप्त थे। तो कहने का तात्पर्य था जो जितने भी जमींदार होते थे उसका ऐतिहासिक विरासत मतलब कि इतिहास के रूप में उसको पहले ही से विरासत उसको मिला हुआ था, उसको अधिकार प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है जमींदार राज्य की ओर से अपने क्षेत्र के किसानों को कर वसूलता था। कहने का तात्पर्य है कि जो भी जमींदार होता था तो यहाँ राज्य की ओर से कहा जाता था कि राज्य को कर देना है, इसलिए जितने भी जमींदार थे वो सारे जाकर के किसानों से कर लेते थे। तो जमींदार राज्य की ओर से अपने क्षेत्र में के किसान, जितने भी जमींदार के इस जमींदारी में जितने भी किसान आते थे सारे से कर लेता था और राज्य को देता था। आगे है कि
इरफान हबीब के अनुसार, एक जो वहाँ लेखक हुआ करते थे, इतिहासकार भी ये है, तो इरफान हबीब के अनुसार जमींदारों और स्वायत्त सरदारों के बीच का अंतर केंद्रीय शक्ति के उनके संबंधों पर आधारित था। कहने का तात्पर्य था कि जो भी ज़मीन के मालिक होते थे उसको ज़मींदार, और वहाँ के ज़मींदार के जो सरदार होते थे जो आते थे पैसा वसूलने के लिए, तो उसका अंतर केंद्रीय शक्ति मतलब जो ज़मींदारी के जो वहाँ के राजा होते थे और उसके बीच के अंतर केंद्रीय शक्ति से उनके संबंधों पर आधारित होता था कि इनकी शक्ति क्या है और इनकी की कहाँ तक की क्षमता है कि इनकी ज़मींदारी में अगर कोई चीज़ की गलती होता है तो वहाँ सरदार दखल दे सकता है या नहीं दे सकता है। ये बात दोनों को केंद्रीय शक्ति अंतर करती थी। आगे कह रहा है कि मराठों ने मराठ अर्थात कि महाराष्ट्र के रूप में कि चौथ एवं सर देशमुखी जैसे कर वसूल किए। कहने का तात्पर्य है कि ये अकबर अपने शासन काल में मराठा मतलब कि होता है कि जहाँ हम लोगों को बिहारी बोला जाता है या फिर उत्तर प्रदेश के यूपी वाले बोले जाते हैं, इसी प्रकार महाराष्ट्र के मराठी बोले जाते हैं। तो मराठी में के कह रहा था कि सरदेशी मुखी जैसे कर वसूल किए गए, उसका वहाँ के जो कर देते थे उसको क्या कहा जाता था, सरदेशी मुखी। चौथ का तात्पर्य वसूले गए राजस्व का 1/4। कहने का तात्पर्य है कि मराठों ने चौथ एवं सरदेशमुखी, तो चौथ का मतलब होता है कि 1 रुपया के चौथाई भाग, तो 1 का चौथाई भाग था। सरदेशमुखी का तात्पर्य कुल लगान का 10%। कहने का तात्पर्य है कि या फिर मराठों ने चौथ एवं सरदेशमुखी जैसे लगान दिया करते थे। तो ये जो तो चौथ का मतलब होता था 1/4 और सरदेशमुखी का मतलब होता है कि कुल लगान का 10% उसको देना रहता था। तो ये ज़मींदारी के बात हुई। और तो ये आज का ये दूसरा क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल काल में ग्राम पंचायत और मुखिया किसानों का कैसे निगमन करते थे स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि मुगल काल में ग्रामीण क्षेत्र किस तरह से निवास करती थी इसका वर्णन करें। तो आज का क्वेश्चन का आंसर है मुगल काल में किसान पंचायत एवं गांव का मुखिया ग्रामीण समुदाय के प्रमुख घटक थे। कहने का तात्पर्य है कि ये मुख्य रूप से किसान रहते थे और भारत की एक बड़ी आबादी, जो कहा जाता कि भारत इतने बड़े थे उस वक्त, तो वो जिस वक्त अभी भारत बटा हुआ है उस वक्त तो भारत बटा भी नहीं हुआ था। तो उस वक्त भारत के एक बड़ी आबादी गांव में निवास करती थी। उस वक्त शहर बहुत कम हुआ करते थे, सिर्फ गांव हुआ करती थी, लगभग कुछ कम ही बहुत दूर दूर पर शहर हुआ करते थे। तो कह रहा है कि भारत की एक बड़ी आबादी गांव में ही निवास करती थी। कृषि उत्पाद बढ़ने से भारत की आबादी भी बढ़ी। कहने का तात्पर्य है कि कृषि उत्पाद अगर किसानों की अगर कृषि उत्पाद बढ़ी है तो धीरे धीरे वहाँ जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ी है। तो यहाँ कहा कि कृषि उत्पाद बढ़ने से भारत की आबादी भी बढ़ी। आगे कह रहा है कि 1600 से 1700 ईस्वी के बीच, कहा कि 1600 से 1700 ईस्वी के बीच जिस वक्त अकबर शासन करते थे उस वक्त की बात कह रहा है कि 1600 से 1700 ईस्वी के बीच, आप कह सकते हैं अकबर या मुगल काल में भी कह सकते हैं कि मुगल काल के शासन काल में 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ी। कहने का तात्पर्य है जैसा ही ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर किसी क्षेत्र में अगर कृषि की उत्पाद बढ़ी है तो धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ी है। तो 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में लगभग 5 करोड़ बढ़ी थी। आगे कह रहा है कि पशुपालन एवं बागवानी में जो फायदा हो रहा था, जो पशुपालन में यानी पशु के पालने में जो भी फायदा हो रहा था
उसे देखते हुए गांव में अहीर, गुज्जर एवं माली जैसी जातियों की स्थिति ऊपर उठी। कहने का तात्पर्य है कि जिस वक्त पशुपालन और बागवानी से जो भी फायदा हो रहा था उसे देखते हुए गांव में जो अहीर लोग रहते थे, गुर्जर लोग रहते थे एवं माली जैसी जाति रहती थी, तो वो उसकी स्थिति जो उसका रहन सहन है ये इससे पशुपालन से और बागवानी से इसका स्थिति ऊपर उठा। आगे है कि गांव में पंचायतें होती थी। उस वक्त भी जब मुगल काल होते थे, मुगल काल के शासन काल में भी पंचायतें होती थी और अभी भी वर्तमान में पंचायतें हुए। ठीक है, तो जिस गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, जहां उस वक्त कि गांव में पंचायत होती थी और पंचायत में कई जातियों को लोग रहते थे, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते थे, वहाँ पंचायतों में विविधता पाई जाती थी। कहने का तात्पर्य है कि हर गांव में विविधता मतलब कि अलग अलग नियम कानून, हर बात को मानने वाले अलग अलग लोग रहते थे। पंचायत एक तरह का अल्प तंत्र था। कहने का तात्पर्य है कि अल्प तंत्र मतलब कि कुछ बातों को मानने वाले और कुछ बातों को नहीं मानने वाले। कुछ जो भी बात है तो 10 आदमी मानेंगे, 10 आदमी नहीं मानेंगे। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अल्प तंत्र मतलब उसके बहुतंत्र मतलब होता है कि बहुत सारे आदमी उसको बात मानते, लेकिन अल्प तंत्र मतलब छोटा छोटा कुछ आदमी मानेंगे और कुछ आदमी नहीं मानेंगे। आगे कहा था कि जिसमें गांव में विभिन्न संप्रदाय एवं जातियों का प्रतिनिधित्व रहता था। कहा जाता है कि जिस गांव में पंचायत में जिस संप्रदाय रहता था, जो संप्रदाय मतलब जो जाति के लोग रहते थे, वहाँ उस गांव के प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब वहाँ के जो बात कहा जाता था या फिर वहाँ के मुखिया होते थे या फिर वहाँ के जो सरदार होते थे या फिर वहाँ के जो बड़े लोग होते थे, उनकी बात मानी जाती थी। आगे कहा है कि पंचायत का फैसला सभी ग्रामीणों के लिए मान्य था। कहने का तात्पर्य है कि जो भी पंचायत में जो फैसले होते थे, जो मुखिया किया करता था या फिर सरदार जो कहा जाता था, वो सभी ग्रामीणों के लिए मान्य होते थे और सभी ग्रामीण मानते थे उस बात। आगे कहा पंचायत का सरदार मुकदम या मंडल कहलाता था। जो भी पंचायत में सरदार होते थे वो क्या कहलाता था? मुकदम या मंडल उसको कहा जाता था। जो भी पंचायत के हर पंचायत में सरदार होते थे। तो पंचायत का एक काम यह भी था कि वह देखती थी कि समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों, कहने का मतलब है कि जो भी पंचायत का भी काम करता था कि जो भी समुदाय के लोग हैं वो अपनी जाति के खिलाफ या फिर दूसरे जाति के खिलाफ तो कोई काम नहीं करते हैं, और अगर अपनी जाति के हद को पार करते थे को या फिर तो उसको रोका जाता था, वो पार न कर पाए। इस कारण पंचायत जुर्माना भी लगाती थी। अगर हद को पार कर जाता था तो उसको जुर्माना भी लगाता था तथा समुदाय से निष्कासित भी कर देता था। जिस जाति से थे उस जाति से हटा दिया जाता था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव की अलग अलग जातियों की अलग अलग पंचायतें थी। कहने का मतलब कि ग्राम में पंचायत के अलावा अलग अलग जाति के लिए अलग अलग पंचायतें भी होती थी। ये देखती थी कि शादी आज जातिगत मापदंड के अनुरूप ही हो। उस वक्त ये देखा जाता था कि कोई भी आदमी कोई दूसरे जाति से शादी न कर ले, और अगर ऐसा होता था तो उस पर जुर्माना भी लगाता था। और यह भी देखता था कि शादी जातिगत के मापदंड के अनुसार ही होना चाहिए, उससे भिन्न या उसके दूसरे के जाति के अनुसार या फिर दूसरे के देखा देखी बात नहीं होना चाहिए। तो ये अकबर के शासनकाल के मुगल शासनकाल में ग्रामीण की स्थिति थी। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे वो कराए जाएंगे। ठीक है।